अचानक सारे घरों को लॉकडाउन कर दिया जाता है क्योंकि इंसान धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में बदलते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये कोई वायरस की वजह से है? जानेंगे आज की कहानी में, जो है साउथ कोरियन टेलीविजन सीरीज स्वीट होम सीजन 1। तो कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया को दिखाते हुए और ये समय है सितंबर 2020 का। एक ब्रिज के पास हम पूरे आर्मी को देखते हैं जो तैनात थे और हथियार लेकर रेडी थे। वहाँ कई सारे डेड बॉडीज होते हैं और फिर अचानक हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उनके बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो धीरे धीरे आर्मी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और आर्मी के लोग उस लड़के को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का रुकता ही नहीं और मजबूरन उन्हें उस लड़के पर गोली चलानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं रुकता। अब कहानी जाती है 1 महीने पहले, यानी कि अगस्त 2020 में। चा यून सो जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो अपने घर आ रहा था। वो जगह बिल्कुल खाली था। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसके औजार में से एक ब्लेड निकलकर एक होर्डिंग में लग जाता है और ह्यूनसू बाल बाल बचता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसे बात करने लगता है। तो पता चलता है कि ह्यूनसू यहाँ अपार्टमेंट नंबर 1410 में शिफ्ट हुआ है। वो अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ था और खिड़की की तरफ देख रहा था। फिर वो छत में चला जाता है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड अपने ऑफिस में आराम कर रहा था और एक आदमी उसे जाकर कहता है कि इस बिस्तर को उठाकर बाहर फेंक दो, हमेशा सोते रहते हो। फिर वहाँ एक औरत आती है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि जाने दो, वो आदमी बहुत बदतमीज है। वो औरत सिक्योरिटी गार्ड को मछली देती है और ये कहकर कि ये मछली मैं नहीं खाती, मैं महंगी वाली खाती हूँ, लेकिन असली में वो मछली से बदबू आ रही थी, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड के नाक में से खून बहने लगता है। यूनसू छत में एक लड़की को देखता है बैले डांस करते हुए और उस लड़की का नाम है यूनवू। फिर वो लड़की यूनसू से बात करने लगती है और उसे सिगरेट ऑफर करती है और कहती है यहाँ मत मरना, फालतू में लोग परेशान हो जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड यूनसू से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो बाद में कर देगा। सिक्योरिटी गार्ड उसे सॉरी कहता है पहले उसे बदतमीजी से बात करने के लिए और उसे पीने के लिए कुछ देता है और सिक्योरिटी गार्ड पीप होल से उसे देखे ही जा रहा था, जो काफी क्रीपी लगता है। सिक्योरिटी गार्ड में कुछ तो ऑफ लगता है। जीसू जो एक आर्टिस्ट है वो गाना बनाती है और वो अपने कमरे में बैठी हुई थी अपने गिटार के साथ और वो किसी काम से बाहर जाने वाली थी अपने परफॉर्मेंस के लिए। तभी हॉल में उसे एक औरत मिलती है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बच्चे के झूले में कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो औरत ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसके झूले में उसकी 1 साल की बेटी हो। जीसू जे हुन नाम के आदमी से मिलती है जो उसे बताता है कि उस औरत की बेटी मर गई है और वो इस दर्द से अभी भी उभर नहीं पाई। दोनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं और वो आदमी अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ के लोगों को कोरियन भाषा सिखाता है। लिफ्ट से बाहर आने पर जे हुन एक दूसरे आदमी से टकरा जाता है। उसका नाम है सानवुक और उसके चेहरे पर अजीब निशान था। यूनवू के पैर पर डांस करने की वजह से अजीब सा निशान बन गया था और वहाँ उसका भाई आता है यून हायुक, जो उसे डांस क्लास के लिए फीस देता है, लेकिन वो लड़की कहती है मैंने पहले ही पैसे भर दिए। जब उसका भाई पूछता है कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले तो यून वो नहीं बताती और चली जाती है। सानवुक एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था और उसे वो एक फोटो दिखाता है, लेकिन उस लड़के को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसीलिए सानवुक उस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट डाल देता है। यूनसू के फोन पर एक फैन फेस्टिवल में आने का इन्विटेशन मिलता है जो कि अगस्त 25 को होने वाला था। यूनवू सानवुक से जाकर मिलती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो, तुम कोई गुंडा हो क्या? यूनसू के फोन पर उसके दोस्त का मैसेज आ रहा था जो किसी अजीब बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले नाक से खून निकलने लगता है। फिर जब वो सो रहा था तो उसे मैसेज आता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है, एक पैकेज जो बाहर रखा हुआ है। वो बाहर जाता है अपना पैकेज लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि हॉल में खाना बिखरा पड़ा था और वो अपनी पड़ोसी को देखता है जो अपनी कटी हुई बिल्ली का सिर अंदर ले लेती है और वो बड़े ही भयानक आवाज में कह रही थी मुझे भूख लग रही है। डर के मारे यूनसू अपने कमरे में छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो औरत दरवाजे पर आती है और रोते हुए कहती है मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन यूनसू उसे कहता है पहले तुम अपना हाथ दिखाओ। औरत एकदम वायलेंट हो जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो वहां से चली जाती है। यूनसू एक डंडा लेकर बाहर निकलता है और सांगवुक से मिलता है और उसे पूछता है क्या तुमने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा? और अचानक वो बेहोश हो जाता है। फिर वो इन्फेक्टेड औरत जीसू के दरवाजे तक आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि दरवाजा खोलो, जिस वजह से जीसू बहुत ज्यादा डर जाती है और कुछ देर में वो औरत वहां से चली जाती है। यून हायोक रात में अपने काम पर जाने वाला था और वो अपनी बहन से कहता है कि सिर्फ नूडल्स मत खाना, कुछ हेल्दी खाना। जीसू सानवुक को बताती है कि उसे एक पागल औरत दिखने को मिली और उसे लगता है कि वो उस खिड़की से कूद गई होगी। यून हायोक जब दरवाजे तक आता है तो वो देखता है कि उनके बिल्डिंग का गेट बंद कर दिया गया है और वहाँ उसे एक औरत मिलती है, एक फायर फाइटर, और वो उससे पूछती है कि आपके मोबाइल
में नेटवर्क आ रहा है क्या? यून हायुक फोन करता है तो नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। वो औरत उसे पूछती है कि तुम अभी अभी नीचे आ रहे हो, तुमने कुछ अजीब देखा? पता चलता है कि बिल्डिंग का पीछे का दरवाजा और पार्किंग लॉट का दरवाजा सब बंद कर दिया गया है। मतलब कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले सभी लोग अंदर ही लॉक हो गए हैं। फिर वो लोग किसी तरह मैनेजर के ऑफिस का ताला तोड़ते हैं और अंदर जाकर फोन ट्राई करते हैं। पता चलता है कि वो औरत एक फायर फाइटर है, उसका नाम है यी क्यूंग, और फोन पर सिर्फ एक ही आवाज आ रहा था कि वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, मतलब कि इमरजेंसी सर्विसेज भी फिलहाल बिजी है। तभी एक आदमी को दरवाजा खोलने का स्विच बोर्ड मिल जाता है और सभी दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए। बटन दबाते ही गेट खुल जाता है, लेकिन बाहर एक भयानक सा लंबा सा अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये कौन है और उसके मुंह से खून क्यों निकल रहा है। तभी वो भयानक आदमी अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और कांच का दरवाजा तोड़ने लगता है। यून हायुक कहता है शटर बंद करो, लेकिन वो राक्षस अंदर आ जाता है और अपने मोटे से जीभ का इस्तेमाल करके लोगों पर हमला करता है। यून हायुक फायर एक्सटिंग्विशर लाता है और उसका इस्तेमाल करके वो राक्षस को बाहर करता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो गया था। पर फायर फाइटर जाकर किसी तरह उस राक्षस को बाहर ढकेल देती है। यून हायुक यी क्यूंग को समय पर अंदर खींच लेता है जैसे वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था। यी क्यूंग के पैर में चोट लगी है उस मॉन्स्टर के वजह से। फिर आखिर में सभी लोग बाहर आते हैं जानने के लिए कि आखिर उन्होंने जिसे देखा वो आखिर था क्या। यून हायुक कहता है कि बाहर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है और सही में बाहर कई सारे मॉन्स्टर्स थे और लगता है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। ह्यूनसू के नाक से भी खून बहने लगता है, मतलब कि जल्द ही वो भी मॉन्स्टर में बदलने वाला है। अब हम 19 साल के ह्यूनसू को देखते हैं जो हाई स्कूल में पढ़ता था और वो अपने कमरे में अकेला गेम खेल रहा था। उसके हाथ में एक निशान भी था, मतलब कि वो अपने साथ बुरा करने की कोशिश बहुत बार कर चुका है और उसके बगैर ही उसके मम्मी पापा उसकी बहन फैमिली ट्रिप के लिए चले जाते हैं और गाड़ी में मम्मी पापा झगड़ रहे थे और तभी एक ट्रक ड्राइवर के नाक से ब्लीडिंग होने लगता है और उसी ट्रक से ह्यूनसू के परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा परिवार मर जाता है। फ्यूनरल में ह्यूनसू चिल्लाने लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, उसके पास पैसे भी नहीं है, वो बिना पैसों के कैसे जिएगा। प्रेजेंट में जीसू ह्यूनसू के पास बैठी होती है और उसके सिर पर हाथ रखकर देखती है कि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा ठंडा है और उसके मॉनिटर स्क्रीन पर अलर्ट आ रहा था और सिम्टम भी लिखा हुआ था कि पहले नोज ब्लीड होता है। यूनवू को सांगवुक मिलता है और तभी उस पर वही इन्फेक्टेड औरत हमला करती है और उसे काट लेती है, लेकिन वो आदमी उसे उठाकर फेंक देता है और आखिर में उसे मार डालता है। ये क्यूंग उस आदमी का फोन चेक करती है जिसे उस मॉन्स्टर ने मार दिया था। वो उस आदमी का फैमिली फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। जीसू को भी सीढ़ी में वही इन्फेक्टेड सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसका नाक से खून बह रहा था, जिसे वो अपने बेसबॉल बैट से मार डालती है। जेहुन वहां आता है और उसे कहता है कि उस आदमी से दूर रहना। एक औरत गेट के बाहर जाना चाहती है अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन यून हायुक गेट खोलने से मना करता है। तभी सभी के फोन पर अलर्ट आता है और सभी ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जिसे मार दिया गया था वो अब मॉन्स्टर में बदल जाता है। नीचे सुपरमार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं सभी घर जाने का सोच रहे थे, लेकिन वो बाहर निकलेंगे कैसे, इसीलिए कुछ लोग ऊपर जाने का सोचते हैं। लेकिन सुपरमार्केट का मालिक उन्हें रोकता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ऊपर का माहौल अभी कैसा है। सांवुक नीचे आता है और सभी उसे घूरने लगते हैं। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं कि उसे काटा गया है, मतलब कि वो इन्फेक्टेड है। सुपरमार्केट का मालिक उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। यून वो नीचे आती है, लेकिन वो अभी भी अपने भाई को इग्नोर कर रही थी। इतना सारा खून देखकर वो अंदर से बिल्कुल हिल चुकी थी। फिर कहानी जाती है 8 घंटे पहले, जब ह्यून वू के नाक से खून बहने लग रहा था। वो इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चलता है कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक श्राप है, लेकिन ये सब का कारण क्या है ये किसी को भी नहीं पता। ये जो भी है ये अचानक शुरू हुआ था, लेकिन खत्म कब होगा ये नहीं पता। कुछ लोग लिखते हैं कि अगर किसी के अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो उन्हें खुद को मार देना चाहिए, लेकिन अगर जिंदा रहने का सोचते हो तो क्या करना चाहिए ये पढ़ते ही इंटरनेट भी बंद हो जाता है। और जैसे ही बाहर वो निकलने के लिए दरवाजा खोलता है उसके कमरे में सिक्योरिटी गार्ड वाला मॉन्स्टर घुस आता है जिसका सिर काटा हुआ था। आंख न होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पास बहुत तेज सुनने की शक्ति है। आखिर में वो वहां से चला जाता है। सुपरमार्केट का मालिक अंदर आता है सांवुक को मारने के लिए, लेकिन सांवुक खुद को बचा लेता है और उस मालिक पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जीसू और जेहुन को वही आदमी मिलता है जिसे सांवुक टॉर्चर कर रहा था। वो उसे आजाद कर देते हैं और वो आदमी पूछता है कि बाहर
बाहर आखिर चल क्या रहा है, बहुत अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। फिर वो तीनों एक साथ बाहर आते हैं और नीचे फंसे सभी लोग डे केयर में जाकर छुपने का सोच रहे थे, क्योंकि वो जगह गेट से काफी दूर है। लेकिन वही औरत जो अपनी बेटी से मिलना चाहती है वो डे केयर की डायरेक्टर है और वो किसी को भी अपने डे केयर में जाने से मना करती है और वो भीख मांगती है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। यून हायो उस औरत को समझाता है कि बाहर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, ना इंटरनेट है ना फोन सर्विस, आप अपनी बेटी को ढूंढेंगे कैसे, पहले खुद के बारे में सोचिए, आप जिंदा रहेंगे तभी आप अपनी बेटी को ढूंढ पाइएगा। जीसू एक कमरे में एक आदमी के डेड बॉडी को देखती है जो फांसी लगाकर मर गया था, जिसे देखकर उसे कोई अपना याद आ जाता है जो भी ऐसे ही मर गया था और वो अपना गिटार और अपना सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जीसू के लिए छोड़ गया था। दोनों उस डेड बॉडी को ढक देते हैं और जेहून उस मरे हुए इंसान के लिए प्रेयर करता है। ह्यून-सू खिड़की के नीचे वाला अपार्टमेंट में देखता है एक आदमी अपने दोनों बच्चों से कह रहा होता है कि वो नीचे जाएगा मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी वहां पर एक भयानक मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों बच्चों के पापा को मार डालता है। फिर वही मॉन्स्टर ह्यून-सू के कमरे में घुस जाता है और उसे जकड़ लेता है, लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर मर जाता है। पता चलता है ये उसका पड़ोसी है जिसने उस मॉन्स्टर को मारा और वो लिखकर ह्यून-सू से बात करता है और उसे समझाता है कि ये मॉन्स्टर्स कभी नहीं मरते और पूछता है क्या तुम उन दोनों बच्चों को बचाना चाहते हो। वो घायल आदमी जीसू और जेहून से अलग हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। नीचे सभी लोग डे केयर में जाकर छुपते हैं और सभी एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यून वू सांग वू के पीछे जा रही थी और वो उस लड़की से कहता है कि नीचे जाओ और मेरे से दूर रहो, लेकिन इतनी आसानी से वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो दोनों सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा रहे थे। यूनसू अपने पड़ोसी डू-सिक से मिलता है और उसे पूछता है कि मैं उन बच्चों को कैसे बचाऊं। डू-सिक उसे दिखाता है कि वो अपाहिज है और वो उसकी मदद नहीं कर सकता। सुपरमार्केट का मालिक अपनी पत्नी को पीटता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत देर से गायब थी और कहता है सुपरमार्केट से अंडा लाने के लिए। डू-सिक ह्यून-सू के लिए एक हथियार बनाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और कहता है उन मॉन्स्टर्स को मारा नहीं जा सकता, लेकिन तुम उनसे खुद को बचा कर रखना। ह्यून-सू आखिरकार बाहर निकलता है उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए और रास्ते में उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जैसे कि वो सिक्योरिटी गार्ड। सुपरमार्केट में सारा सामान बिना इलेक्ट्रिसिटी के खराब हो रहा था। इसका गुस्सा भी वो आदमी अपनी पत्नी पर निकालने वाला था, लेकिन फायर फाइटर उनके बीच में आ जाती है। यून हायुक ये किम से कहता है थोड़ी देर मैनेजमेंट रूम में बैठने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रूम में जाकर चेक करना चाहता है कि आखिर बिजली क्यों चली गई है, क्योंकि बाहर कुछ कुछ जगह में इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों सीसीटीवी कैमरे वाले रूम में आते हैं और वहाँ फुटेज को देखकर उन्हें पता चलता है कि उन सभी के बिल्डिंग को लॉक अंदर में लोगों को बंद करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए किया गया है। इस बीच दोनों बच्चे अभी भी अपने पापा की राह देख रहे थे। तभी उनके कमरे में ह्यून-सू आता है उन्हें बचाने के लिए और वो दोनों बच्चों को समझा देता है कि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। और वो दोनों बच्चों से कहता है ऊपर एक अंकल रहते हैं, उनके पास खाना है, पानी है, हमें वहीं जाना होगा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं ह्यून-सू के नाक से फिर से खून बहने लगता है और वो दोनों बच्चों को चिल्लाकर कहता है तुम दोनों आगे बढ़ो। फिर वो याद करने लगता है कि कैसे उसे स्कूल में बुली किया जाता था और उसके परिवार के साथ जो भी हुआ स्टूडेंट उसका सारा इल्जाम ह्यून-सू पर डालते थे, कहते थे ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। और इस बार इस बुरे हालत में भी ह्यून-सू स्माइल करने लगता है और उसके आंख भी बड़े भयानक तरीके से काले हो गए थे। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं ह्यून-सू अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहा होता है और उसके पापा काफी गुस्से में थे कि उसके बेटे के पास तो फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, सिर्फ हमेशा वो कमरे में घुसा हुआ रहता है और गेम खेलते रहता है। ह्यून-सू फिर अपने पापा से झगड़ने लगता है और अपनी बहन और अपनी माँ पर भी काफी गुस्सा होता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है बिल्कुल पहले की तरह। ह्यून-सू हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे आखिरकार होश आता है काफी लंबे समय के बाद। उसके अंकल उसे मिलने आते हैं और वो अपने अंकल को बताता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था, बहुत ही भयानक। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारा परिवार तो नहीं बच सका। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि अब तो तुम अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर लो, तुम्हारे परिवार को सुकून मिलेगा। ह्यून-सू एक रात आईने में खुद को ही देखता है, लेकिन वो बड़े ही डरावने तरीके से हंस रहा था। उसका आंख पूरी तरह से काला हो चुका था। कहानी प्रेजेंट में आती है जब उन दोनों बच्चों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा मोटा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ह्यून-सू उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और बच्चों से कहता है भाग जाने के लिए। फिर जैसे ही वो
मॉन्स्टर ह्यूनसू पर हमला करता है वहाँ जे हुन पहुंच जाता है और अपने तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। जीसू जे हुन मिलकर ह्यूनसू को बचा लेते हैं और वो उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। जीसू घबरा रही होती है कहीं ये लड़का मॉन्स्टर तो नहीं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। ह्यूनसू उनसे मदद मांगता है दोनों बच्चों को ढूंढने में। दोनों बच्चे ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सीढ़ी पर वही सिक्योरिटी गार्ड वाला मॉन्स्टर मिलता है। लेकिन दोनों बच्चे बिल्कुल शांत रहते हैं और वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। तभी पीछे से वही मोटा वाला मॉन्स्टर आता है जिसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और वो मॉन्स्टर सिक्योरिटी गार्ड वाले मॉन्स्टर पर हमला करता है। दोनों मॉन्स्टर लड़ रहे थे। मौका देखकर दोनों बच्चे भाग जाते हैं। वो दोनों अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं ताकि उनकी जान बच जाए, लेकिन उनकी आवाज को सुनकर मोटा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लेकिन बीच में वहाँ एक औरत आ जाती है, वही जिसका बच्चा मर गया था। ये क्यों को मेंटेनेंस रूम में इलेक्ट्रिसिटी स्विच मिल जाता है जिससे पूरे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाता है। सान वुक खुद के शरीर को टेप कर रहा था और वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर नहीं बना। टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग आ रहा था जिस पर प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही खतरनाक हैं और लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना होगा। और तभी प्रेसिडेंट को भी कुछ होने लगता है और वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। वो मोटा मॉन्स्टर उस औरत को मार के गिरा देता है और वो औरत अपने सामने अपने बच्ची को देखती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस बच्ची को अपने पैर से कुचल देता है और अपने मौत को करीब देखकर वो औरत कहती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरा बच्चा मर चुका है। फिर वो मॉन्स्टर उस औरत को मार देता है। ह्यूनसू जे हुन जीसू वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने ही वाला था, वो इन्फेक्टेड औरत जाग जाती है और मॉन्स्टर पर हमला करती है। जे हुन उस मॉन्स्टर को अपने पीछे दौड़ाता है। इस बीच ह्यूनसू उन दोनों बच्चों को लेकर सुरक्षित डूस सिक के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। भागने की वजह से वो मोटा मॉन्स्टर काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और वो इन्फेक्टेड औरत इन्फेक्टेड होने के बावजूद नॉर्मल हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो ह्यूनसू की तरह हो गई थी और जीसू उसे उठने में मदद करती है और वो अभी भी उन दोनों बच्चों के बारे में ही फिक्र कर रही थी। जीसू जेहुन को ढूंढती है जो अभी भी जिंदा है और उस पर वो चिल्लाती है कि लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। फिर दोनों जीसू के कमरे में आते हैं और जेहुन उससे पूछता है कि तुम्हारा कमरा क्या हमेशा इतना ही गंदा रहता है, और उसके गिटार को देखकर पूछता है क्या तुम इसे यहीं छोड़ दोगी। गिटार को लेकर वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। यून हायुक अपनी बहन को ढूंढ रहा था तो वहीं उसकी बहन यून वू अपने पैर को चेक करती है जिसमें एक अजीब सा निशान हो गया था डांस करने के वजह से। फिर वो अपने कॉस्ट्यूम को देखती है और चाकू से अपने कॉस्ट्यूम को खराब कर देती है। डूसी के अपार्टमेंट में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि यून को देखते हैं जो कि बेसमेंट में होती है और वो एक ककून में ढकी हुई थी। यून हायुक और वो सोल्जर सोच रहे होते हैं कि आखिर वो फायर फाइटर अभी तक लौटी क्यों नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो कब का आ गया। यून हायुक उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डूसी के अपार्टमेंट में सभी सो रहे होते हैं और लोग बारी बारी से पहरा दे रहे थे। यूनसू जीसू से कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और अगर मैं मॉन्स्टर बन जाता हूँ तो मुझे मार देना। जीसू भी कहती है अगर मैं मॉन्स्टर बन गई तो तुम मुझे मार देना। अब आखिरकार सुबह हो जाती है और सुपरमार्केट का मालिक अपना दुकान बंद करके रखता है ताकि लोग फोकट में उसका सामान न ले ले। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे सानवुक टॉर्चर कर रहा था और वो सभी के लिए फ्री में खाना लाया है जिसे वो लोगों में बांट देता है। तभी अचानक स्पीकर पर एक म्यूजिक बजने लगता है और मालिक घबराने लगता है कि आवाज सुनकर वो बड़े जीभ वाला मॉन्स्टर वापस आ जाएगा। यून हायुक जब रेडियो पर बात करने में बिजी था तो वो औरत अपनी बेटी को जो ढूंढ रही थी वो चुपके से गेट खोलने का बटन दबा देती है। यून हायुक बिल्डिंग में जितने भी सर्वाइवर है सभी को फर्स्ट फ्लोर में आने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो लोग एक साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। वो औरत गेट खोल देती है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपने फोन पर लोकेशन मिल रहा था अपनी बेटी का। उसकी बेटी बाहर ही थी और वो सोल्जर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है लेकिन वो बड़े जीभ वाला मॉन्स्टर उन दोनों को ही मार डालता है। फिर वो लंबा वाला मॉन्स्टर अपने लंबे मोटे से जीभ से अंदर लोगों पर हमला करने वाला था लेकिन यून हायुक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है इसीलिए वो बच जाता है। जेहुन जीसो फर्स्ट फ्लोर जाकर चेक करना चाहते हैं कि आखिर वहाँ का सिचुएशन है कैसा। यूनसू भी उनके साथ जाना चाहता है और वो दोनों बच्चों से कहता है कि वो उन लोगों के लिए जरूर वापस लौटेगा। आज 18 अगस्त है और आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। हम बिल्डिंग में रहने वाले कुछ और लोग को देखते हैं जो अपने कमरे को बैरिकेड कर रहे थे। एक लड़की यूरी और उसके बूढ़े पापा को देखते
देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर जाकर मदद करना चाहता है। इस बीच फर्स्ट फ्लोर में कुछ लोगों को उस औरत के लिए काफी बुरा लग रहा था कि उसने अपनी बेटी को खो दिया। बेसमेंट में देखते हैं कि ये क्यूंग खुद को किसी तरह बचा लेती है। बेसमेंट में एक मॉन्स्टर था और उसी मॉन्स्टर के ककून में वो बंद थी और वो वेंट के रास्ते बाहर आने लगती है, लेकिन वो मकड़ी जैसा दिखने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा था। पर आखिर में वो किसी तरह खुद को बचा लेती है और एक कमरे में पहुंच जाती है। उसे सांग वॉन का कॉल आ रहा था, लेकिन उसका फोन गेट के दूसरी तरफ गिर गया था, इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रही थी। अब आखिरकार ये क्यूंग वापस आती है और यून हायुंग को एक मुक्का मारती है और उसे कहती है तुम्हें पहले से ही पता था कि बेसमेंट में एक मॉन्स्टर था, तुमने जानबूझकर मुझे वहां भेजा। तभी हर जगह पूरे शहर में सायरन बजने लगता है और एक सोल्जर इमरजेंसी अनाउंसमेंट करती है और बताती है कि पूरे देश में 17 अगस्त से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मतलब कि देश में जितने भी फैसले होंगे वो अब मिलिट्री लेंगे। और वो सोल्जर बताती है कि उन्हें अभी तक नहीं पता है कि ये जो बीमारी फैल रही है इसका जड़ क्या है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये इंसान की लालसा की वजह से हो रहा है और ये जितने भी मॉन्स्टर है उनमें पुनर्जीवित होने की शक्ति है। इंसान के मरने और मॉन्स्टर बनने तक के बीच में 1 घंटे का समय होता है और जब वो इंसान अपने गहरे घाव से उभर नहीं सकता वही एक वक्त है जब इन मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है और इस समय को नाम दिया गया है गोल्डन आवर। जीसू, जे ह्यून सो फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए नीचे आ रहे होते हैं और उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है जो कि गर्म था, मतलब कि उसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। तभी अचानक ह्यून सो को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो याद करता है कि उसका परिवार मर गया और वो उनके सामने रो रहा था। तभी कुछ लोग आकर उसे ले जाते हैं। ह्यून सो को होश आता है और ह्यून वो के वो कमरे में था और वो उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था यहाँ मरने की जरूरत नहीं है। ह्यून हायुक वहाँ आकर उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो, तुम 9th फ्लोर से गिरे थे और 3 घंटे तक तुम होश में भी नहीं थे, तुम गोल्डन आवर की वजह से बच गए। सुपरमार्केट का मालिक उसे देखकर काफी भड़क जाता है और कहता है कि एक मॉन्स्टर उनके बीच नहीं रह सकता और वो ह्यूनसो को धमकाता है कि अगर तू मॉन्स्टर बना तो मैं तुझे काट दूंगा। ह्यून हायुक सभी से कहता है कि उन्हें वोटिंग करना होगा ये जानने के लिए कि वो ह्यूनसो को यानी कि एक मॉन्स्टर को अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। सुपरमार्केट का मालिक कहता है इसमें सोचने का क्या है। वो वोट करता है कि वो इस लड़के को यहाँ से निकालना चाहता है। वो अपनी पत्नी को भी कहता है हाथ उठाने के लिए, वो भी जबरदस्ती। ये आदमी तो वैसे भी किसी औरत की इज्जत नहीं करता, लेकिन प्राइवेसी के लिए बैलेट वोटिंग होना जरूरी है। फिर वो औरत जिसकी बच्ची मर गई थी उसका आंख दोबारा से काला हो जाता है। वोटिंग होने के बाद 8 लोग चाहते हैं कि ह्यूनसो को निकाल दिया जाए और 8 लोग चाहते हैं कि उसे यहाँ रहने दिया जाए, लेकिन एक वोट काफी कंफ्यूजिंग है और ये ड्रॉ को तोड़ सकता था, लेकिन पता ही नहीं कि ये वोटर चाहता क्या था। इस वजह से सुपरमार्केट का मालिक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है एक मॉन्स्टर को हमें निकाल देना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर को मारना मर्डर नहीं होता। तभी उसी के नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और एक लड़का कहता है कि ये बीमारी इंसान की लालसा के वजह से फैल रही है और वो मालिक काफी लालची था इसीलिए वो मॉन्स्टर बन गया। ह्यूनसो सुपरमार्केट के मालिक को बता देता है कि आप भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो मालिक ह्यूनसो से पूछता है कि तुम खुद को कंट्रोल कैसे रखते हो। ह्यूनसो मालिक से कहता है आप बहुत बेशरम हो, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन बस यही कहूंगा कि खुद पर काबू रखिए। ये क्यूंग सोल्जर को ढूंढ रही होती है और कुत्ते वाली औरत बता देती है कि उसे तो मॉन्स्टर ने मार डाला। मालिक की बीवी यू क्यूंग के लिए खाना लेकर आती है। तभी वो कहती है कि उसका पेट खराब लग रहा है। जीसू उस औरत को संभाल रही थी जिसने अपनी बेटी को खोया है और वो उस औरत से कहती है कि इस सदमे से निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर वो बाथरूम जाती है और एक लड़के को याद करती है जिसे उसने खो दिया था और वो गिटार भी उसी लड़के का था। सांग वुक फिर से उस लड़के को ढूंढ लेता है और उसे बहुत मारता है और वो लड़का बाकियों से कहता है कि मेरे नाक से खून निकल रहा है और मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ, मुझे जल्दी से बंद कर दो। लेकिन सभी समझ जाते हैं कि ये आदमी झूठ कह रहा है, इसे तो बस मार पड़ी है। जे हुन वहाँ आकर उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सान वुक वहाँ पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन जे हुन उसे रोकता है। वो आदमी खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अब आखिरकार सुबह हो जाती है और वही घायल आदमी ह्यूनसो से पूछता है कि मॉन्स्टर बनना कैसा होता है, बहुत पावरफुल महसूस कर रहे होगे तुम, और कहता है कि मुझे भी मॉन्स्टर बनना है। मालिक की बीवी ये क्यूंग को प्रेगनेंसी किट देती है बस एक बार टेस्ट करने के लिए कि कहीं ये पेट दर्द प्रेगनेंसी तो नहीं। जे हुन जाकर यून हायुक से पूछता है कि तुम ही ने अनाउंसमेंट किया था कि फर्स्ट फ्लोर में सब सुरक्षित रहेंगे, पर तुम गलत थे। यून हायुक उसे पूछता है कि तुम्हारा शील्ड किसने बनाया। डूसिक को देखते हैं जिसे छोटी बच्ची कहती है कि वो जो आंटी है वो 1 घंटे से बाथरूम के अंदर है, जिस वजह से उन्हें शक होने लगता है कि कहीं वो औरत मॉन्स्टर तो नहीं बन गई। फिर डूसिक बंदूक लेकर दरवाजा खोलता है और उसे अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर का ककून दिखाई देता है जिसके अंदर एक बच्चा था।
यून हायुक कमरे के अंदर जाकर ह्यूनसू से कहता है कि उसके साथ चलने के लिए। ये देखकर सुपरमार्केट का मालिक जो भी इन्फेक्टेड है वो कहता है कि वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनसू वहां से चला जाता है और मालिक दरवाजा पीटते रह जाता है। यून हायुक यूनसू से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हम लोगों ने तुम्हें क्यों बचाया, क्योंकि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, और कहता है कि जो आदमी 1408 रूम नंबर में रहता है उसे यहाँ लाना होगा। 1408 में डूसिक रहता है। तो वहीं डूसिक के अपार्टमेंट में वो इन्फेक्टेड औरत मियोंग सुक दोनों बच्चों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती है और बताती है कि मेरा ध्यान सिर्फ 1 सेकंड के लिए हटा था और मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। और वो औरत डूसिक से कहती है कि अगर मैं मॉन्स्टर बन गई तो मुझे मार देना, जिंदा मत छोड़ना। प्रेजेंट में डूसिक उस अजीब से चीज के अंदर एक बच्चे को देखता है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो गया था और दरवाजे को बंद कर देता है। बच्चे पूछते हैं कि आंटी कहाँ गई। डूसिक उन्हें बता देता है कि अब उन्हें उस औरत के बिना ही जीना पड़ेगा। फिर वो औरत जिसकी बेटी मर गई है वो सांग वुक से कहती है कि तुम तो गुंडे लगते हो, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने में मदद करोगे। लेकिन वो औरत को धक्का देकर चला जाता है। सांग वुक जबरदस्ती ऊपर जाता है और यून हायुक यूनसू के कान में कुछ कह रहा होता है। मालिक की बीवी कमरे के अंदर खाना बांट रही थी और उसका पति उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है, जैसे कि वो हमेशा ही करता है। वो अपनी पत्नी को धमकाता है कि मेरे लिए अच्छा खाना ला, वरना मैं अगर मॉन्स्टर बन गया तो सबसे पहले तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। यूनसू सानवुक के पीछे पीछे ऊपर जा रहा था डूसी के अपार्टमेंट की तरफ, और हम देखते हैं कि यून हायुक ने यूनसू से कहा था उसके कान में कि किसी भी तरह डूसी को बचाना होगा और अगर जरूरत पड़े तो बच्चों को वहीं मरने के लिए छोड़ देना। एक मॉन्स्टर को खुला छोड़ने के लिए फायर फाइटर यून हायुक को पकड़ के पूछती है कि तुम लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। यून हायुक उससे कहता है कि 1408 रूम नंबर में जो आदमी है हमें उसकी जरूरत है। अब वो आगे कहता है कि ह्यूनसू इतनी ऊंचाई से गिरकर भी अभी भी जिंदा है और वो अपने मॉन्स्टर को बाहर आने नहीं दे रहा। वो हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। फिर वो वोटिंग के बारे में बात करता है जिसमें कुछ लोग ह्यूनसू को अपने साथ रखने के लिए वोट करते हैं, ये जानने के बावजूद कि वो एक मॉन्स्टर है। सच बात तो ये है कि यहाँ सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और किसी को भी नहीं पता कि कौन कब मॉन्स्टर बन जाएगा। जीसू छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। यून हायुक आगे बताता है कि कोई तो था जिसे पहले इस बीमारी के बारे में पता था। मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा था कि ये बीमारी असली में एक श्राप है। वो यी क्यूंग को ब्लॉग का तस्वीर दिखाता है और उस अकाउंट का नाम क्रू क्रू लिखा हुआ था और हम देखते हैं कि क्रू क्रू कोई और नहीं बल्कि यी क्यूंग का मंगेतर था जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था और इस बीमारी के बारे में उसे पहले से पता था। जीसू ये सब जानने के बाद वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसे अब लगता है कि ये जगह भी सेफ नहीं है। सानवुक पर एक मॉन्स्टर हमला करता है। ह्यूनसू के पीछे भी एक मॉन्स्टर पड़ जाता है, लेकिन वहाँ वही बाप बेटी आ जाते हैं जिसे हमने पहले देखा था और वो उस मॉन्स्टर को फिलहाल के लिए मार गिराते हैं। वो लड़की यूरी देखती है कि सानवुक की सांसें अभी भी चल रही है। जब उसे होश आता है तो वो बिना दवाई लगवाए वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं कि ह्यूनसू के घाव अपने आप भर रहे थे, यानी कि वो मॉन्स्टर बन चुका है। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन फिर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ, तो मैं तुम जैसे मॉन्स्टर से क्यों डरूंगा। और कहता है कि क्या तुम उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए जा रहे हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। फिर वो अपनी बेटी यूरी से कहता है कि तुम्हारा ड्यूटी मेरे प्रति खत्म हुआ। सुपरमार्केट की मालिक की बीवी अचानक कमरे में आ जाती है और अपने पति को गुस्से में घूरने लगती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था और कहती है तुमने मुझे हमेशा तंग किया है। लेकिन हमेशा की तरह उसका पति उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बेफिक्र सो जाता है। वो घायल आदमी देखता है कि उसके पॉकेट में अपार्टमेंट का चाबी नहीं है जो कि लड़ाई के वक्त सानवुक उससे चुरा लिया था। उसी चाबी का इस्तेमाल करके सानवुक उस आदमी के अपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ उसे कई सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए दिखते हैं जिसमें कई सारे बच्चों को बंदी बना के टॉर्चर किया जा रहा था। तब जाकर समझ आता है कि आखिरकार सानवुक उस आदमी को इतना मार क्यों रहा था। यूनसू, यूरी और उसके पापा डूसी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और वहाँ वो लोग उस औरत को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो कहाँ गई। यून हायुक रेडियो में सर्वाइवर से बात करने की कोशिश कर रहा था। ये क्यूंग का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। यूनसू बाथरूम में मॉन्स्टर वाले बच्चे को देखता है। जीसू और जेहुन बिल्डिंग के छत पे जाके SOS साइन बनाते हैं। तो वहीं वो घायल आदमी बाकी से कहता है कि उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो मॉन्स्टर में नहीं बदल रहा। बाहर आते ही वो एक हथौड़ा उठाकर सानवुक से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, वो भी सबके सामने। लेकिन सानवुक उसका हथौड़ा लेकर उसी को ही मारने लगता है और हथौड़ा से मार मार कर उसका सिर फोड़ देता
है। फिर वो गेट खोलता है और उसी आदमी का डेड बॉडी लेकर बाहर चला जाता है और मॉन्स्टर के लिए वहीं छोड़ देता है ताकि मॉन्स्टर उसके बॉडी को खा सके। फिर वो सोल्जर और उस औरत की बेटी का डेड बॉडी लेकर वापस आता है और दरवाजे को बंद करने वाला था। वो अंदर नहीं आना चाहता, लेकिन जे हुन गेट को पकड़ के रहता है, वो बंद नहीं होने देता और वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। बाहर से अब सोल्जर और उस औरत की बेटी के डेड बॉडी को भी अंदर लाया जाता है और वो औरत अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोती है। अगले दिन डे केयर में हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जो अपने पापा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ी बहन अपने छोटे भाई को समझाती है कि अगर वो हमारे पापा को लाएंगे तो हमें उन्हें देखकर बहुत तकलीफ होगी। फिर वहाँ वो औरत आती है और वो दोनों बच्चों को गले लगाकर बहुत रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोया है और उन दोनों बच्चों ने अपने पापा को। फिर वो सारे सर्वाइवर्स मिलकर उस सोल्जर और उस औरत की बेटी को दफना देते हैं। मालिक की बीवी ये क्यों से आकर पूछती है कि तुम अपने बच्चे के लिए क्या करोगी, क्या तुम उसे जन्म दोगी, लेकिन यू क्यों कहती है कि अब जो भी होगा मैं खुद संभाल लूंगी। यूंगसू अपने मॉन्स्टर वाले अवतार में बदल जाता है और ऊपर की तरफ बाकी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। तो वहीं बिल्डिंग के बाहर वो बड़े जीभ वाला मॉन्स्टर उसी आदमी को खा रहा था जिसे सानवुक ने मारा है। तभी उस मॉन्स्टर को एक बड़ा मॉन्स्टर आकर खा जाता है। अब कहानी में हमें सितंबर 2000 का समय दिखाया जाता है। हम सानवुक को देखते हैं। वो एक लड़के से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पता चलता है कि सानवुक का परिवार आग में जल के मर गया था और इसके लिए वही दूसरा लड़का जिम्मेदार था, लेकिन इसके लिए वो पहले ही सजा काट चुका है। लेकिन सानवुक उस लड़के को मार कर अपना बदला पूरा करता है। अब कहानी जाती है जुलाई 2020 में। सानवुक अब पैसों के लिए लोगों को मारता है। एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो आदमी बहुत बेबस था क्योंकि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही थी, इसलिए सानवुक उस आदमी की मदद करता है और ढूंढ निकालता है कि आखिर उसकी बच्ची को किडनैप किसने किया और बाकी बच्चों को किडनैप आखिर कर कौन रहा है। और फिर लास्ट में उसने उस किडनैपर को मारकर उसकी कहानी वहीं खत्म कर दिया। अब प्रेजेंट में जब उसे होश आता है तो यूरी उसकी मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन सानवुक उसे कहता है कि उसे दूर रहने के लिए, और गुस्से में यूरी बाहर चली जाती है। यूरी के पापा बिल्डिंग के बाहर एक बाइक देख रहे थे, लेकिन यूरी अपने पापा को समझाती है आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब सभी लोग बात कर रहे होते हैं सानवुक के बारे में जिसने उस आदमी यानी के किडनैपर को मार डाला। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि सानवुक अच्छा आदमी है, लेकिन एक लड़का कह रहा होता है कि सानवुक भी तो एक कातिल हुआ, अगर उसने हमें मार दिया तो क्या होगा। सानवुक अपार्टमेंट के चाबी को दफना देता है और उस बच्ची की फोटो को जला देता है जिसे वो ढूंढ रहा था, क्योंकि वैसे भी वो अब मर चुकी होगी। और वो अपने पैसे को भी जला देता है क्योंकि उसने अपना काम पूरा तो किया नहीं। कुछ समय के बाद जीसू इन्फेक्टेड हो जाती है और वो मॉन्स्टर में बदलने वाली थी। जेहुन अपना तलवार लेकर तैयार हो जाता है और आखिर में वो लोग उसे एक जाल में पकड़ लेते हैं। अब कहानी जाती है जून 2020 में। ये क्यूंग को देखते हैं जो फिजिशियन सानवुक के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जो उसका मंगेतर भी है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके ब्लॉग पर, लेकिन सांगवॉन तुरंत टॉपिक बदल देता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि सांगवॉन्ग उसे कुछ तो छुपा रहा है। ये क्यूंग अब उस बिल्डिंग से जाना चाहती है और मालिक की बीवी उसे रोकती है क्योंकि इस हालत में उसका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये क्यूंग कहती है कि उसका जाना जरूरी है। यून वो जीसू को ताना मार रही थी कि तुम तो मॉन्स्टर बन गई हो, लेकिन मॉन्स्टर को बाहर आने क्यों नहीं देती। एक समय ऐसा आएगा जब तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। जीसू उसे कहती है कि तुम भी बहुत जल्दी मॉन्स्टर बन जाओगी, तुम चुड़ैल जो हो। ये क्यूंग आखिर में अपने बाइक से निकल जाती है। जेहुन सानवुक को अल्कोहल पीने के लिए देता है और वो बताने लगता है कि उसे पहले भी अल्कोहल पीने की बहुत लत थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और भगवान के शरण में आने के बाद उसने अल्कोहल पीना छोड़ दिया। और वो सानवुक से कहता है कि अपनी लड़ाई करने का तरीका बदल लो, तुम्हें भी सुकून मिलेगा। जिन ओक दोनों बच्चों के लिए किताब लेकर आती है और उस किताब से वो छोटे बच्चे को पढ़ाना सिखा रही थी, और ये देखकर उस लड़के को भी काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन से सरवाइव करने के लिए सभी नियम फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि कंट्रोल में खाना खाना, टेम्परेचर मेजर करना। यूनसू ऊपर सभी के अपार्टमेंट से जरूरी सामान लेकर आता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। ड्यूसिक को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और यून हायुक से जाकर इस बारे में बात करता है कि हम जो उसके साथ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन यून हायुक कहता है कि वो लड़का डेंजरस है, लेकिन फिर भी हमें उसकी जरूरत है। यूनसू अगले दिन फिर से अपार्टमेंट जाता है और लोगों को क्या क्या जरूरत है उनके अपार्टमेंट से सब कुछ लाने लगता है, और वो हॉलवे में ट्रैप भी लगा देता है ताकि वो मॉन्स्टर से बच के रह सके। सुपरमार्केट का मालिक आखिरकार मॉन्स्टर में बदल जाता है और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ये मौका पाकर उसकी पत्नी उसे मार डालती है। और इतने सालों तक जो उसके पति ने उसके ऊपर जुल्म किया उसका बदला
बदला भी उसने ले लिया। ये क्यूंग अपने ऑफिस तक पहुंच जाती है जहां वो अपना मंगेतर के साथ काम करती थी। फिर कहानी जाती है जुलाई 2020 में। देखते हैं कि उस बिल्डिंग में हादसा होने की वजह से आग लग गया था और सांग वॉन की बॉडी अभी तक मिली ही नहीं थी। इसीलिए ये क्यूंग अंदर जाना चाहती है लेकिन उसके सीनियर उसे जाने नहीं देते और इस वजह से वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें थमा देती है। प्रेजेंट में देखते हैं कि वो ऑफिस के अंदर जाती है और अपने मंगेतर के टैब में एंटर करने की कोशिश करती है और बड़े ही मुश्किल के बाद उसे एक्सेस मिल जाता है और तब उसे पता चलता है कि सांग वॉन को ऑलरेडी 10 दिन हो चुके थे। वो इन्फेक्टेड था, उसके नाक से खून बह रहा था, चक्कर आ रहे थे। फिर 15 दिन गुजर जाते हैं और वो एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाता है, लेकिन उसे स्टडी करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ये क्यूंग को ऑफिस में मिलिट्री के लोग पकड़ लेते हैं और उसका मुंह ढककर उसे ले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर सर्वाइवर सोच रहे होते हैं कि उनका खाना अब जल्दी खत्म होने को है, पानी भी खत्म हो सकता है। जीसू यून हायू को कह रही होती है कि लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। यून हायू कहता है ये तो बस शुरुआत है। जीसू उसे पूछती है कि तुम खुद को शांत कैसे रखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम बच पाएंगे। यून सू पूरी कोशिश करता है कि मॉन्स्टर उस पर हावी ना हो और जब उसे होश आता है तो यून वू उसके पास बैठी होती है और उसके हाथ पर कटे हुए निशान को देखकर वो उसे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यूनसू कहता है अपने वजह से। यूनियू उसे कहती है अब तुम अपनी मरहम पट्टी खुद से कर लो। यूनसू उसे कहता है कि मैं खुद से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हें इस तरह से देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम समझते क्यों नहीं हो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये लड़की। जीसू और यून हायुक यूनसू के कमरे में जा रहे थे, लेकिन यून वू उसे रोकती है और कहती है कि उस लड़के को अकेले ही रहने दो और वो जीसू से झगड़ा करने लगती है। यून हायुक अपनी बहन को चुप रहने के लिए कहता है और उसे थप्पड़ लगा देता है। जब यून वू अपने भाई से ये कहती है कि तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो, यून हायुक यूनसू से कहता है बाहर सब कुछ शांत हो गया है, लगता है कि अब कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ह्यूनसू कब मॉन्स्टर बन जाएगा और जब तक उनके पास समय है वो ह्यूनसू से काम करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पहले पता चला मॉन्स्टर बनने तक 15 दिन का समय रहता है। ई क्यूंग को लटका के बांध दिया जाता है और वो मिलिट्री वालों से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने सांग वॉन के साथ क्या किया। वो सोल्जर उसे बताती है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि वो इन्फेक्टेड था, तुम खुद ही समझ जाओ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ई क्यूंग उनसे कहती है मुझे पता है कि आप लोग मुझे भी मार दोगे, तुम लोग उसे ही ढूंढ रहे हो जिसने खुद को मॉन्स्टर बनने से रोका है। ई क्यूंग उन्हें कहती है मुझे पता है कि वो कहाँ है। यूनसू पार्किंग लॉट में आता है और वो खुद को एक चिपचिपे से चीज में ढक लेता है। फिर 4 लोग पार्किंग लॉट में जाते हैं तो वहीं वो जो बेसमेंट में मॉन्स्टर था मकड़ी जैसा वो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और बच्चों के पीछे पड़ जाता है। बेसमेंट में उन चारों का सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो बिजली की तरह दौड़ता है। डूसिक उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़ लेता है। पार्किंग लॉट में यून हायुक, ह्यूनसू, जीसू और जेहुन सान वो किसी तरह मॉन्स्टर से छुपकर अपनी जान बचा रहे थे और किसी तरह वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं। यून हायुक गाड़ी को भगाता है बावजूद इसके कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वैसे भी अब पूछने वाला कौन है। फिर उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और फिर उन्हें उतर कर बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। तो वहीं हॉल के अंदर वो मकड़ी जैसा मॉन्स्टर एक ट्रैप में फंस जाता है। डूसिक छोटी लड़की से कहता है भागने के लिए। डूसिक के पैर पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है लेकिन उसकी जान बचाने के लिए यूरी और यून वू वहाँ आते हैं और दोनों को देखकर बाकी सारे सर्वाइवर्स भी वहाँ आ जाते हैं मदद करने के लिए और फिर वो लोग किसी तरह मिलकर एक रस्सी के सहारे मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था। फिर पार्किंग लॉट में सभी वापस आकर डूसी को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और ह्यूनसू अपने मॉन्स्टर पावर का इस्तेमाल करके उस राक्षस को मार डालता है और उसका चेहरा देखकर सभी लोग थोड़े बहुत डर गए थे और वो चुपचाप अपने कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन जब लोग उसे कहते हैं कि अब तुम्हें अपने कमरे के अंदर कैद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए ह्यूनसू खुद को कमरे में बंद कर लेता है। यूरी बाद में सभी का इलाज करती है। फिर वो सानवू के पास जाती है और उसे फर्स्ट एड बॉक्स दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम जीना ही नहीं चाहते, लेकिन कम से कम दूसरों के सामने ये जाहिर तो मत होने दो, लोग जिंदा रहना चाहते हैं। सानवुक उसे पूछता है कि ऐसे दुनिया में कौन जिंदा रहेगा। यूरी जवाब देती है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारा फर्ज है कि इंसानियत को भी हम जिंदा रखें। सानवुक उस लड़की को अपना इलाज करने देता है, लेकिन वो देखती है कि सानवुक किसी तरह अपने घाव के ऊपर पूरा टेप मारकर काम चला रहा था, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। यूनसू आता है खाना लेने के लिए तो उसे लोग घूरते ही रहते हैं, जो उसे अच्छा नहीं लगता। यूरी के पापा सानवुक और ह्यूनसू को अपने साथ बैठाकर खाना खाने के लिए कहते हैं और उन दोनों का लटका हुआ चेहरा देखकर उनका भी भूख मर गया था और वो अपना पेट में चीरा का निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा, लेकिन अब
अब तो 6 महीने से ज्यादा हो गया। यून हायुक अपनी बहन के पैर में पट्टी बांधने में मदद करता है और उसकी बहन अपने भाई का चश्मा ठीक कर देती है। वो छोटी लड़की अपने भाई के साथ खेलना नहीं चाहती। डूसिक उन्हें जाकर समझाता है कि तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें तो खेलना चाहिए, लेकिन वो लड़की कहती है कि आप मुझे एक हथियार दे दीजिए ताकि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं, उन्हें मार सकूं, क्योंकि मेरे भाई के पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। एक लड़का नहाने के लिए जाता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि उन्हें 3 दिन में एक बार नहाने के लिए मौका मिलता है और इसके बाद भी पानी गंदा निकलने लगता है। यून हायुक डूसी को आकर बताता है कि टंकी का पानी खराब हो गया और अब उन्हें कुछ करना होगा। वो डूसी को लेकर बेसमेंट जा रहा था तो वहीं उसे 3 लोग मिलते हैं जो बेसमेंट में कुछ पैकेज को लेकर ऊपर जा रहे थे। यून हायुक डूसी को एक गाड़ी दिखाता है और उसे पूछता है कि इस गाड़ी को ठीक करना है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते वरना एक एक कर हम सब मारे जाएंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और उनकी ये बात एक आदमी सुन लेता है और वो घबराने लगता है। मिलिट्री एकेडमी में हम देखते हैं कि सोल्जर ये क्यों को आकर बता रही होती है कि जब कोई इन्फेक्टेड हो जाता है उसके लिए 15 दिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और एक इंसान है जिसने उस 15 दिन को पार कर लिया था, लेकिन अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और वो ये क्यों से पूछती है कि तुमने जिस लड़के की बात की वो भी 15 दिन पार कर चुका है। अब वो आदमी जो छुपकर बातें सुन रहा था वो कंट्रोल रूम में जाकर देख लेता है कि अपार्टमेंट में खाना और पानी की कमी है, इसलिए वो यून हायुक और बाकियों से जाकर कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे कार की चाबी दो, मैं अकेले यहाँ से जाऊंगा। सानवुक उस आदमी को मारता है और वो आदमी चिल्लाने लगता है कि हम सब यहाँ मरने वाले हैं। यूरी के पापा उसे आकर कहते हैं कि वो लोग जो डर के मारे सबसे पहले बेवकूफी करते हैं वही लोग मारे जाते हैं जैसे कि तुम। यून हायुक फिर सभी को बताता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 दिन का खाना बचा है। उनका प्लान है ग्रोसरी स्टोर में जाने का, इसलिए जो काबिल होगा वही बाहर जाएगा क्योंकि बाहर जाना काफी डेंजरस है। जीसू गिटार बजा रही थी और ह्यूनसू को उसका धुन पसंद आता है और पूछता है कि ये गाना कौन सा है। जीसू कहती है कुछ सोचा नहीं है, बस ऐसे ही गिटार मिला तो बजाने लगी। ह्यूनसू को धुन सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने घर पर है। जीसू ये सुनकर इस गाने का नाम स्वीट होम रख देती है। जीसू इसके बाद तुरंत बाथरूम जाती है, लेकिन यूनवू पहले से ही अंदर थी और यूनवू जीसू से कहती है थोड़ा सा इंतजार करने के लिए, लेकिन जब वो बाहर निकलती है जीसू बेहोश हो चुकी थी। फिर यून हायुक जो कुछ समय के लिए मेडिकल स्कूल जा चुका है वो पता लगाता है कि जीसू को एपेंडिसाइटिस हुआ है। यून हायुक बाकियों को बताता है कि जीसू को सर्जरी की जरूरत है वरना बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और सर्जरी यहाँ नहीं हो सकता। यूनवू अपने भाई से पूछती है कि तो क्या तुम जीसू को ऐसे ही मरने दोगे। यून हायुक जीसू को बता देता है कि इस ऑपरेशन में उसके मरने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जीसू ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाती है। यून हायुक सर्जरी करने को तैयार है, लेकिन उसे हॉस्पिटल से कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी जिसके लिए सानवुक और यूरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बिल्डिंग के अंदर ही ऑपरेशन करने के लिए एक कमरे को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। जेहुन जीसू से आकर पूछता है कि तुमने अपने पहले जन्मदिन के दिन क्या उठाया था। जीसू कहती है मुझे याद है, मैंने धागा उठाया था। जेहुन कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। यूरी, ह्यूनसू और सानवुक बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं मेडिकल का सामान लाने के लिए। ह्यूनसू अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उसे एक लड़का बुली करता था, हर दिन उसे मारता पीटता था। वो लड़का और उसके दोस्त ह्यूनसू को बहुत मारते थे और उसे पूछते हैं कि तेरे पापा तुझे बचाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं। वो लड़का ह्यूनसू से कहता है तेरे पापा मेरे पापा के कंपनी में काम करते हैं, कहूँ तो तेरे पापा को काम से निकलवा दूं। ह्यूनसू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़का उसे पूछता है कि लगता है तेरे परिवार वाले तुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। ह्यूनसू के पापा स्कूल में आकर अपने बेटे के लिए माफी मांगते हैं, जबकि ह्यूनसू के साथ ही गलत हो रहा था, उसकी तो कुछ गलती ही नहीं थी। उसके बाद दिन से ह्यूनसू को कोई बुली नहीं करता, क्लास में उससे कोई बात भी नहीं करता। एक दिन वो सभी बदमाश लड़के एक दूसरे लड़के को तंग कर रहे थे। गुस्से में ह्यूनसू उस बदमाश लड़के को बीच रास्ते में धक्का दे देता है और अगले दिन ह्यूनसू के पापा को जॉब से निकाल दिया गया था। फिर वो लड़का जिसे बदमाश लड़के तंग कर रहे थे, पता चलता है कि उसकी माँ मर गई और वो अपनी माँ के इलाज के लिए उन बदमाश लड़कों से पैसे मांग रहा था। अब गिल्टी महसूस करते हुए ह्यूनसू खुद को मारना चाहता था। प्रेजेंट में जैसे ही वो तीनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, मॉन्स्टर उनके गाड़ी पर हमला कर देता है। वही मोटा मॉन्स्टर उनके तरफ आ रहा था और घायल ह्यूनसू किसी तरह उसे लड़ने की कोशिश करता है। इस बीच यून हायुक जीसू को सर्जरी के लिए तैयार कर रहा था और वो उसे कहता है कि वो उसे एनेस्थेसिया नहीं दे सकता वरना वो शॉक से मर जाएगी, इसीलिए उसे अपना दर्द सहना होगा। यूरी के पापा उन्हें बचाने के लिए बाहर आते हैं और मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है और वो हमला करने ही वाला था कि ये क्यूंग वहां जाकर अपने फायर फाइटर ट्रक से उसे ठोक देती है। मॉन्स्टर उसके
ट्रक को खिलौने की तरह इधर उधर पटक रहा था। सान वुक यूरी को गाड़ी से बाहर निकालता है, तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। ये क्यूंग अपने फायर ट्रक से उस मॉन्स्टर को धक्का देती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिस गड्ढे में गिरकर वो मॉन्स्टर बुरी तरह घायल हो गया था। यून हायुक आखिरकार जीसू का ऑपरेशन कर देता है। जे-हुन यून हायुक को भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगी। उसे ठीक होना ही पड़ेगा क्योंकि उसने अपने पहले जन्मदिन पर धागा उठाया था, मतलब कि उसका जीवन लंबा है। ये क्यूंग यून हायुक से ह्यून-सू के बारे में पूछती है कि क्या उसे कोई और लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो ठीक तो है। यून हायुक उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यूरी के पापा अपनी बेटी को इनहेलर देते हैं जो उसे ये क्यूंग ने ला कर दिया और वो सानवू के मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक देता है। कहता है ये घटिया क्वालिटी का सिगरेट है, तुम कैंसर से मर जाओगे। जे-हुन फिर से ड्रिंक करने लगा था, लेकिन सानवुक उसे रोकता है और जे-हुन उसे पूछता है कि तुमने अपने पहले जन्मदिन में क्या उठाया था, पेंसिल, पैसा या धागा। सानवुक कहता है मुझे याद नहीं और मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। यून-सू को होश आता है और ये क्यूंग उसे सवाल जवाब करने लगती है कि तुम्हें पहले लक्षण कब देखने को मिला था। मैंने सुना है वो मॉन्स्टर तुमसे बात करता है, क्या तुमने उस मॉन्स्टर को खुद पर हावी होने से रोका है, कैसे रोका है। यून-सू कहता है क्योंकि मैं बस खुद को जिंदा रखना चाहता था, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। ये क्यूंग उसे बता देती है कि तुम जैसे लोग जो खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक सकते हैं, सरकार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अब उन लोगों का क्या हुआ जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए ये किसी को नहीं पता। और वो कह देती है कि उसने सोल्जर को ह्यून-सू के बारे में बता दिया है। पानी का इंतजाम हो जाने के बाद सभी नहाते हैं और मालिक की बीवी यहाँ आकर बताती है कि उसे बाहर जाना है क्योंकि उसे भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। वो औरत अभी भी ये क्यूंग के लिए फिक्र कर रही थी और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। मालिक की बीवी को भी ह्यून-सू वाले कमरे में रखा जाता है बंद करके और वो ह्यून-सू से पूछने लगती है कि तुमने खुद को कैसे काबू में रखा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने कितना कुछ झेला है। जिन ओक सभी लोगों के लिए वाइन लेकर आती है जो कि 4 साल पुराना है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। यून हायुक उन्हें आकर कहता है कि पीना है तो पी लो, लेकिन अपनी ड्यूटीज को मत भूलना। ये क्यूंग को वो सोल्जर एक डिवाइस दी थी, ट्रैकर डिवाइस, जिसके दबाने से उनका लोकेशन मिलिट्री को मिल जाएगा और वो जाकर ह्यून-सू को पकड़ लेंगे। लेकिन इसके बदले में मिलिट्री वाले उसे उसके मंगेतर सान वॉन के बारे में बताएंगे कि आखिर वो कहाँ है। ये क्यूंग जब नहा रही थी तो उसके ऊपर कोई हमला करता है, लेकिन वो उसे उठाकर पटक देती है। पता चलता है कि वो एक भागा हुआ सिपाही है। यून-यू ह्यून-सू से मिलने के लिए आती है और ह्यून-सू से कहता है मैंने देखा कि तुम अब ठीक से चल पा रही हो, तुम्हारे पैरों में तो दर्द था। यून-यू कहती है कि मैंने अब डांस करना छोड़ दिया, तुम खुश नसीब हो जो आखिरी बार तुमने मेरा डांस देखा। यून-यू को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो ह्यून-सू से प्यार करने लगी हो और वो उसके उंगली को पकड़कर कुछ प्रॉमिस करती है, लेकिन क्या प्रॉमिस करती है ये बाद में पता चलेगा। फिर उसका भाई यून हायुक वहां आ जाता है और अपनी बहन का टांग खींचने लगता है, ये कहते हुए मुबारक हो तुम्हें फिर से प्यार हो गया। जीसू को अगली सुबह होश आता है और जे-हुन को वो धन्यवाद देती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो तो बस अपना सारा एहसान भगवान के नाम कर देता है। भागे हुए सोल्जर को भी होश आता है। ई क्यूंग उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और तभी उसका सैटेलाइट फोन काम करने लगता है और किसी की आवाज आने लगती है, लेकिन ई क्यूंग उस फोन को तोड़ देती है और कहती है जल्द से जल्द SOS साइन बिल्डिंग से हटा दो। ह्यून-सू और सान-वुक SOS साइन को हटा देते हैं। यून हायुक जीसू को जाकर चेक करता है और वो कहता है कि अब जीसू खाना खाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे स्टार्ट सूप से करना होगा। जीसू उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम्हारी बहन ने कहा था कि तुम इससे पहले भी सर्जरी कर चुके हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। यून हायुक कहता है ऐसा क्या, मैंने तो कभी सर्जरी होते हुए देखा भी नहीं है। ई क्यूंग मालिक की बीवी से जाकर मिलती है और उसे कहती है कि बस आपको 15 दिन खुद पर काबू रखना होगा, लेकिन उसी वक्त उसके नाक से खून बहने लगता है। तभी बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर्स घुस आते हैं और हर जगह सायरन बजने लगता है। ह्यून-सू उस औरत की जान बचाने के लिए बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट गया था। जिन ओक को वही सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसे उसने सड़ी हुई मछली दी थी। जे-हुन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आता है और वो उस मॉन्स्टर को अपने तलवार से मारने ही वाला था, लेकिन वो मॉन्स्टर जे-हुन का हाथ काट देता है। लेकिन फिर भी जे-हुन खड़ा होता है और अपने बचे हुए हाथ से अपना तलवार उठाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसे लिफ्ट में ले जाता है और यून हायुक ना चाहते हुए भी आग को लिफ्ट के अंदर फेंकता है मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन इस सब में जे-हुन भी मर जाता है।
अब आखिर में सारे सर्वाइवर्स जे-हुन को भी बाकी बॉडीज के साथ दफना देते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। जीसू जो अब पहले से बेटर फील कर रही थी, वो ये सब से बिल्कुल टूट चुकी थी और वो याद करती है जब अलार्म बजने लगा था तो जे-हुन जीसू से अपने प्यार का इजहार करता है, वो भी बाहर जाने से पहले। जीसू याद करके बहुत रोने लगती है क्योंकि पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और अब जे-हुन यून भी उसे बात करने आती है, लेकिन जीसू उसे कहती है कि तुम उसे नफरत करती थी, वही करो, मेरे करीब मत आओ वरना तुम भी मारे जाओगी। यून वो कहने लगती है कि वो अनाथ है और उसी के कहने पर उसके मम्मी पापा उसे डांस लेकर देखने के लिए गए थे, जबकि उसके पापा उसे कह रहे थे कि वो बहुत थके हुए हैं और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो इसके लिए खुद को दोष देती है। यून हायुक की लाइफ भी उसी के वजह से बर्बाद हो गई और वो मेरे डांस क्लास के लिए अपना पढ़ाई तक छोड़ दिया, लेकिन अब मैं डांस भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पैर खराब हो गया है। अब तुम बताओ कि क्या मैं भी मनहूस हूँ। सांग-वुक जे-हुन के कब्र पर अल्कोहल डाल देता है क्योंकि जे-हुन को अल्कोहल पीना जो पसंद था। मिलिट्री को रास्ते में कई सारे सोल्जर्स मरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर सोल्जर कहती है कि इन सभी को यहीं जला दो। फिर वो शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यूरी के पापा ये क्यों को बताते हैं कि इस बिल्डिंग के नीचे कुछ तो है, शायद एक बंकर है, हमें पता लगाना होगा, हम कब तक मॉन्स्टर से लड़ते रहेंगे। तभी उन्हें बाहर से ट्रक आते हुए दिखाई देते हैं। अब वो ट्रक फ्रंट दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और बहुत सारे आदमी उस ट्रक से उतरते हैं और वो उस भागे हुए सोल्जर को एक आदमी मार डालता है और उसके कटे हुए उंगली से ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रीफकेस खुलता ही नहीं। फिर कुछ लोग अंदर चले जाते हैं बाकी लोगों को ढूंढने के लिए। यूरी के पापा को दो लोग पकड़ लेते हैं और यूरी के पापा छोटे बच्चे से कहते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए तुम छुपे हुए रहना। ये क्यूंग उनके ब्रीफकेस को चुरा लेती है। सभी सर्वाइवर्स को एक गोल घेरे के अंदर रखा जाता है और कोई भी बाहर आएगा तो उसे शूट कर दिया जाएगा और उसी तरह एक लड़की को मार दिया जाता है। ये क्यूंग अभी भी अपना काम करने में बिजी थी तो वहीं एक गुंडा जीसू को ढूंढ लेता है और वो उसके उस हिस्से को छूने लगता है जहां उसका ऑपरेशन हुआ था। उन गुंडों का लीडर जंग सियोप उन सभी से कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आया। यून हायुक उसे पूछता है कि तुम कहां से आए हो और वहां हुआ क्या था, जिस पर वो लीडर कहने लगता है कि वहां सभी मर गए। वो बताता है कि एक छोटा सा चर्च था और हमारी उम्मीदें थी कि उसके अंदर लोग जिंदा होंगे, लेकिन वो सभी लोग मर चुके थे। वो लोग एक दूसरे को मार डाल चुके थे। इसीलिए ये वक्त मॉन्स्टर से डरने का नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मॉन्स्टर फिलहाल इंसान ही है। यून हायुक ह्यून-सू और अपनी बहन से बात करते हुए कहने लगता है कि इन लोगों ने सोल्जर को मारकर उनके हथियार छीन लिए हैं। इनके पास ज्यादा हथियार नहीं है और हमें बस सही मौके का इंतजार करना है। और वो सही मौके का इंतजार ढूंढ रही थी यी क्यूंग। सान-वुक एक राइफल से दो लोगों से लड़ता है। यी क्यूंग वहां आकर एक को मार डालती है और सान-वुक उसे वो राइफल दे देता है। लीडर सर्वाइवर्स लोगों की प्लानिंग को देखकर कहता है कि तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है और पूछता है तुम लोगों का लीडर कौन है। यून हायुक खड़ा हो जाता है। लीडर पूछता है सर्जरी किसने की। यून हायुक कहता है मैंने ही की। लीडर दाद देता है कि तुम लोगों को मानना पड़ेगा, अभी तक तुम लोग जिंदा हो। और वो लीडर यून हायुक को अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। यून हायुक उनके तरफ चला जाता है। सान-वुक यी क्यूंग को वो छोटा बच्चा मिल जाता है जो ऊपर वेंट के अंदर छुपा हुआ था। वेंट के अंदर एक लिक्विड जैसा मॉन्स्टर था जिस पर वो लड़का कहता है उसे नुकसान मत पहुंचाना, उसने मेरी जान बचाई है। फिर वो लिक्विड मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। लीडर को मालिक की बीवी मिल जाती है और उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर बनने वाली है। यून हायुक उन्हें समझाता है कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग खुद पर मॉन्स्टर को हावी होने नहीं देते, लेकिन फिर भी वो लीडर उस औरत को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर डर जाते हैं। ये क्यूंग सान-वुक गुंडों पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो और रुके तो और लोगों की जान चली जाएगी। ये क्यूंग एक गुंडे को मार डालती है और भगदड़ मच जाती है। फिर सभी लोग मिलकर गुंडों पर हमला करने लगते हैं। सान-वुक भी अपने कुल्हाड़ी से लोगों को मार रहा था। फिर मालिक की बीवी जो मर गई थी वो जिंदा हो जाती है और मॉन्स्टर बन जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कौन अच्छा है कौन बुरा, और वो ह्यून-सू को स्टैब कर देती है और ह्यून-सू उस औरत को मार डालता है। गुंडे लोग उस औरत के बॉडी को जला देते हैं इससे पहले वो फिर से जिंदा हो जाए और ह्यून-सू को वहां से ले जाते हैं और फिर से सभी को कैद करके रखा जाता है। फिर वही गुंडा यूरी से कहने लगता है जाकर जीसू की मदद करने के लिए, लेकिन वो मौका पाकर यूरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जीसू उस गुंडे से लड़ती है, लेकिन वो उसके घाव पर लगातार मुक्का मारता है। फिर आखिर में यूरी जे-हुन के तलवार से उस गुंडे को मार डालती है।
ई क्यूंग नीचे आकर सारे सर्वाइवर को दोबारा से आजाद करवाती है, लेकिन एक गुंडा वहां आता है और उसे मारने लगता है। फिर बाकी लोग उस गुंडे को पकड़ लेते हैं। ई क्यूंग उसे गोली मार देती है। सान वुक तुरंत यूरी के पास आता है और उसे इनहेलर देता है और वो कहती है कि मैंने एक इंसान को मार दिया, और उसे ये सब गलत लग रहा था क्योंकि वो हमेशा इंसान को बचाया करती थी। सान वुक उसे कहता है कि वो इंसान नहीं हैवान था। यूनसू को लेकर लीडर छत पर आता है और वो सोच रहा था कि अगर उसे नीचे फेंक दिया जाए तो क्या ये जिंदा बचेगा। यूनसू उसे कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नीचे जाने नहीं दूंगा। तभी उनके गैंग में से एक दूसरा लड़का अपने लीडर को मार डालता है और कहता है कि इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी। एक गुंडा उस लड़के को गोली मारता है, लेकिन उसके गर्दन से गोली निकलकर उससे ही गोली लग जाती है और वो लड़का अपने खून से सना हुआ हाथ यूनसू के आगे बढ़ाता है और कहता है हाथ मिलाने के लिए। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और कुछ पैम्पलेट नीचे गिरने लगते हैं। पता चलता है कि लीडर जिस चर्च की बात कर रहा था वहाँ सभी लोग मर गए थे और उस लीडर को यही लड़का वहाँ जिंदा अकेला मिला था। यूनसू उस लड़के को वही मॉन्स्टर बेबी दिखाता है और वो लड़का कहता है कि ये बात सच है कि कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन क्या ऐसे इंसान होते हैं जो मॉन्स्टर को कभी नहीं मारेंगे। अब नीचे सर्वाइवर्स के बीच एक गुंडा था और वो अपना हथियार डाल देता है और वो उन सभी को पैम्पलेट दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी सरकार को मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट करता है तो सरकार के तरफ से उस इंसान को सिक्योरिटी दिया जाएगा। वो लड़का ह्यूनसू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर नीचे वो लोग इस पेपर को पढ़ लेंगे तो क्या उसके बाद वो तुम्हारा साथ देंगे। यूनसू सभी से मिलने के लिए नीचे आता है, पर लोग बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनसू मॉन्स्टर बन चुका होगा। वो दूसरा लड़का उई मियोंग उसे कहता है मैंने पहले ही कहा था कि यही देखने को मिलेगा, और वो बाकियों को कहता है कि हमें गोली मारने से कुछ भी नहीं होगा। यूनसू सभी को बताता है कि बंदूक नीचे करने के लिए और भरोसा रखने के लिए कहता है और उन्हें कहता है ये लड़का मेरे ही जैसा है। यूनसू उई मियोंग से बात करता है और उसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। उई मियोंग कहता है कि मैं उन लोगों को ढूंढने निकलूंगा जो मेरे जैसे हैं और ये सब खत्म हो जाने के बाद मैं कहीं बस जाऊंगा। उई मियोंग फिर पूछता है कि आखिर हमारा होगा क्या हम लोग कभी ठीक हो पाएंगे, इसलिए मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट होने दिया। देखते हैं कि मिलिट्री अपनी पूरी कोशिश करती है उन लोगों के अंदर से मॉन्स्टर को निकालने में, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए और उसे लगता है कि शायद एक तरह से ये इंसान का एवोल्यूशन है। यूनसू से वो कहता है कि तुम भी इस बात को मान लो कि हम लोग इंसान के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते। फिर कुछ लोग उस लिक्विड मॉन्स्टर पर आग बरसाते हैं उसे मारने के लिए, जिस पर वो छोटा लड़का रोने लगता है क्योंकि इस मॉन्स्टर ने उसकी मदद की उन गुंडों से छुपने में। ये सब देखकर यूनसू को साफ साफ समझ आ जाता है कि इंसान और मॉन्स्टर एक साथ नहीं रह सकते। दोनों भाई बहन बात कर रहे होते हैं कि कहीं वो लड़का यूनसू को बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यून हायुक अपनी बहन को वही पैम्पलेट दिखाता है जिसमें सरकार को सब कुछ बता देने पर लिखा हुआ था कि वो बदले में प्रोटेक्शन देंगे, जिसे देखकर यून वो अपने भाई से पूछती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है यूनसू के बारे में गवर्नमेंट को तुम बता दोगे अपनी जान बचाने के लिए। यून हायुक भी जानता है कि गवर्नमेंट जो कह रही है ये सब कुछ झूठ है और वो खुद यूनसू से जाकर बात करता है, लेकिन वो अब उससे बात करना नहीं चाहता क्योंकि यूनसू को समझ आ गया है कि यून हायुक उसे बस अपना कुत्ता समझता है। उई मियोंग यून हायुक और यी क्यूंग को ऑपरेशन गोल्डन आवर के बारे में बताता है जो मिलिट्री का आखिरी ऑपरेशन है और इस मिशन के तहत वो उन सारे जगह को मिटा देंगे जहाँ उन्हें मॉन्स्टर के होने का शक होगा। वो किसी भी लोगों को बचाना नहीं चाहते। कुत्ते वाली औरत अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी और वो उस गुंडे से पूछती है क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो कुत्ता कहाँ है। ई क्यूंग यून हायुक को वो डिवाइस दिखाती है जिसे दबाते ही मिलिट्री इस बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे। डूसिक भी मॉन्स्टर बनने लगता है और यूरी के पापा एक लड़के को एक डिवाइस को ऑन करते हुए देखते हैं जिसमें रेड लाइट जल रहा था, मतलब कि वो ट्रैकर है और अब मिलिट्री के लोग जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। इनहेलर के खत्म होने के वजह से यूरी की हालत खराब होने लगी थी और सान वुक उसे कंधे पर उठाकर बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला था, लेकिन उई मियोंग उन दोनों को रोक देता है ये सोचकर कि कहीं वो दोनों मिलिट्री को इस जगह के बारे में ना बता दे। यूनसू उन दोनों को बाहर जाने देता है क्योंकि यूरी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उई मियोंग यूरी को गोली मार देता है और वो पीछे मुड़कर सर्वाइवर्स पर भी गोली चलाने लगता है क्योंकि उस पर मॉन्स्टर हावी हो गया था और गोली मारने के वजह से बियोंग इल नाम का लड़का मर जाता है और यूनसू उई मियोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो यूनसू से कहता है कि मुझे पहले समझ जाना चाहिए
चाहिए था कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम एक औरत को मारने के बाद पछता रहे थे। फिर कुछ समय के बाद ह्यूनसू मॉन्स्टर में बदलने लगता है और उसके पंख निकल आते हैं जो कि सुंदर और भयानक दोनों लग रहा था। उई मियोंग पर वो हमला करता है और उसे बेरहमी से वो मार देता है। डूसिक ह्यूनसू को शांत करने के लिए आता है, लेकिन उसका नुकीला पंख डूसिक के आर पार हो जाता है। ह्यूनसू अपने मॉन्स्टर को काबू में रखता है और उसे जब होश आता है तो वो रोने लगता है क्योंकि डूसिक मर चुका था। यूरी अपने आखिरी वक्त में सांग वुक के साथ होती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोनों ही एक साथ मर जाते हैं। ह्यूनसू वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो खुद को वापस से अपने कमरे में बंद कर लेता है। यून वू कमरे के बाहर से उसे देख रही थी और हमें पता चलता है कि उन दोनों ने आखिर एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था। यून वू चाहती है कि ह्यूनसू उनके लिए जिंदा रहे। छोटा लड़का अपनी बड़ी बहन पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लिक्विड मॉन्स्टर उसके पापा भी हो सकते थे, लेकिन वो लड़की समझाती है कि उनके पापा मर चुके हैं और वो वापस नहीं आने वाले। यूरी के पापा वहां आते हैं और छोटे लड़के को डांटते हैं कि तुम अपने बहन पर नहीं चिल्ला सकते, ये बहुत बुरी बात है। इस पर वो लड़का रोने लगता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि डूसिक ने 2 दिन पहले उसे एक चाबी दिया था। उस चाबी से अलमारी खोलने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें 2 मेडल थे, जिसे वो आदमी दोनों भाई बहन को पहना देता है उनकी बहादुरी के लिए। और वो उन दोनों को समझाता है कि अब तुम्हें झगड़ा बंद करना चाहिए और अब तुम दोनों एक दूसरे की देखभाल करना। अगली सुबह यूरी के पापा भी नींद से नहीं जागते, मतलब कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर उन्हें और बियोंगिल को बाकी डेड बॉडीज के साथ दफना दिया गया था। लेकिन मिट्टी खोदने पर उन्हें बेसमेंट मिल जाता है और यही तो यूरी के पापा ढूंढ रहे थे। तभी बर्फ पड़ने लगती है। अब शाम हो जाती है और बिल्डिंग के बाहर मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं। ये वही सीन है जो सीरीज के शुरुआत में दिखाया गया था। वो आर्मी के लोग कह रहे होते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को हमारे हवाले करो और बाकी लोगों को सुरक्षित कैंप में रखा जाएगा। और वो गुंडा अपनी जान बचाकर बंकर के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे बेसमेंट में ग्रेनेड मिलता है जो कि उसे गलती से ब्लास्ट हो जाता है। और ये आवाज को सुनकर मिलिट्री वाले समझ लेते हैं कि सर्वाइवर्स के पास हथियार है, इसलिए वो गोलियां चलाने लगते हैं और सभी लोगों को अंदर भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। वो तुरंत बंकर में चले जाते हैं और यून हायुक अपनी बहन से वादा करता है कि वो ह्यूनसू को ढूंढ कर लाएगा। यून हायुक ह्यूनसू को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूनसू बाहर चला जाता है। यून वो घबरा रही होती है कि उसका भाई अभी तक लौटा क्यों नहीं। ह्यूनसू भी अभी तक नहीं आया, लेकिन ये क्यूंग और बाकी लोग उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं जहां वो लोग सुरक्षित रह पाएंगे। यून हायुक अपनी बहन का वॉकमैन में गाना सुन रहा था और उसे एक फोटो मिलता है, उसका फैमिली फोटो, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो पूरा बिल्डिंग ढहने लगता है और यून हायुक के फोटो के ऊपर खून के बूंदे गिरने लगती हैं। तो वहीं बाहर मिलिट्री के लोग ह्यूनसू के ऊपर ओपन फायर करते हैं, लेकिन ह्यूनसू को कुछ भी नहीं होता। बंकर के अंदर सर्वाइवर्स रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहां उस औरत को उसका कुत्ता मिल जाता है और उसी कुत्ते का वो पीछा करते हैं तो उन्हें बंकर से निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, मिलिट्री के लोग उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। मिलिट्री लोगों को इस बिल्डिंग के बारे में पता चल गया क्योंकि एक लड़के ने उस ट्रैकर के डिवाइस को दबा दिया था। लेडी ऑफिसर ये क्यूंग से कहती है कि लगता है तुम्हें अपने मंगेतर के बारे में नहीं जानना, इसलिए तुमने ट्रैकर को नहीं दबाया, और उसे वो एक और मौका देती है। फिर सारे सर्वाइवर्स को ट्रक में बैठा कर ले जाया जाता है और ये क्यूंग उन्हें कहती है खुद का ख्याल रखने के लिए, और वो अपने बाइक से कहीं चली जाती है। ह्यूनसू को मिलिट्री ट्रक में होश आता है और वो देखता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि सान वुक है। और इसी के साथ स्वीट होम सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।